Hello everyone, welcome to social science class once again. I am Mrs. Sarita, your assistant teacher. Hope you all are healthy and fit. Today we will continue our discussion of chapter 5 in geography, that is industries. Let's start. Today we will study first distribution of major industries, second iron and steel industry, a comparative study between India and America, that is Jamshedpur in India, Pittsburgh in United States of America. Third, cotton textile industry, a comparative study between India and Japan, that is Ahmedabad in India, Osaka in Japan. Fourth, information technology IT, a comparative study between India and America, that is Bengaluru in India and California in America. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में डीप स्टडी की. आपने देखा इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और इंडस्ट्रीज़ के फैक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल की. इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये सब देखा. नाउ कम टू पेज नंबर 54. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़. यहाँ पर स्टूडेंट हम सेकेंड पार्ट में मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डीप स्टडी करेंगे. अभी हम इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ की हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स जिसमें कपड़ा बनता है, थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. इसमें भी आयरन और स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ओल्डर इंडस्ट्रीज़ के रूप में जाना जाता है, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री. ये अभी कुछ ही दशक से, कुछ ही सालों से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है. इसलिए इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है. द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया. अब हम देखते हैं कि ये इन इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ पर है. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसे कि हमने अभी आपको बताया जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रशिया में ज़्यादातर इसकी फैक्ट्रीज़, इसकी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं. जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसनट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का मेनली जो हब है जहाँ पर इसकी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया. वो सेंट्रल कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है. बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, उसको हमारे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स बी रेडी. योर सेकेंड टॉपिक इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अब हम एक एक इंडस्ट्री के बारे में 1 बाय 1 डीप स्टडी करेंगे. फर्स्ट नंबर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी जैसे हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, हर इंडस्ट्री की तरह से 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से स्टेप्स थे? जस्ट इमेजिन, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. और इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. फीडर इंडस्ट्री क्या होती है? जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार करके भेजती है, उसको फीडर इंडस्ट्री कहते हैं. इसी तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए इनपुट क्या होगा? रॉ मटेरियल में सच एज आयरन और. स्टूडेंट्स अभी हम 1 सेकेंड रुक के आयरन और को क्लियर कर लेते हैं. आयरन और क्या होता है? आयरन और होता है स्टूडेंट्स जो हमें माइन से कच्चा लोहा प्राप्त होता है. वो किस शेप में मिलता है हमें? जैसे एक तरह का जस्ट एक पाउडर टाइप होता है, ब्राउन कलर का पाउडर टाइप, जो आपके घर में आपने कभी देखा भी होगा कि किसी लोहे की चीज़ पे जब जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो वो उसका पाउडर टाइप नीचे गिरता रहता है डार्क ब्राउन कलर का. इस तरह की शेप में हमें माइंस से आयरन ओर प्राप्त होता है. ओर मीन्स कच्चा और आयरन मीन्स आयरन, तो कच्चा लोहा हमें मिलता है. तब हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं. वहाँ पर अलग अलग केमिकल और दूसरी चीज़ें मिलके इसको रिफ़ाइन किया जाता है. तब कहीं जाकर हमें स्टील मिलता है. अभी हम
पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस और आप खुद देखना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम फिर वहीं आ जाते हैं। तो हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होगा आयरन और कोयला, इसमें कोयला मिक्स किया जाता है, एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर, अलोंग विद लेबर तो होती है हर इंडस्ट्री के लिए, कैपिटल पूंजी या पैसा वो भी हर इंडस्ट्री के लिए चाहिए, साइट या लैंड, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो इनपुट्स में आ जाएंगे। सेकेंडली प्रोसेसेस। अब प्रोसेस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। हमें आयरन और कच्चे लोहे से उसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए कई स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है, कई स्टेजेस करनी पड़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। और द रॉ मटेरियल इज़ पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। और क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम वो आयरन और लेके हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर इंडस्ट्री में, वहाँ पर लेके जाते हैं, उसको स्मेल्ट करते हैं, मीन्स उसको पिघलाते हैं। और जब वो स्मेल्ट हो जाता है उसमें हम कोयला और लाइमस्टोन उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसका जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो अलग हो जाती है और प्योर आयरन हमारा अलग हो जाता है। इट मीन्स ये प्रोसेस हमारा रिफ़ाइन करने की प्रोसेस है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई प्रोसेस। एंड थर्ड, द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील। और फिर थर्ड स्टेप हमारा आउटपुट, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? लास्ट में हमें अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो होगा स्टील, which may be used by other industries as raw material। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए आपको स्क्रीन पर भी एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है और आप अपनी बुक के पेज नंबर 55 पे भी सबसे ऊपर ये फ्लो चार्ट देख सकते हो कि जब आयरन और से हम स्टील बनाते हैं तो उसमें सबसे देखिए, अपने चार्ट में देखिए, फ्लो चार्ट में देखिए कि हमें 8 टन्स ऑफ कोल, 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन्स ऑफ आयरन और 4 टन्स हमें कच्चा लोहा चाहिए, एंड 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, और 1 टन हमें लाइमस्टोन या चूना पत्थर चाहिए। और जब हम इनको ब्लास्ट फर्नेस में, भट्टियों में, बड़ी बड़ी भट्टियों में इसको स्मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? 1 टन ऑफ स्टील मिलेगा। और स्टील की खास बात क्या है, स्पेशल क्वालिटी क्या है कि ये इतना टफ है, बहुत हार्ड है, एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। लेकिन साथ ही साथ हम इसको बहुत आराम से, इसको किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हम इसको बड़े से बड़ी कोई चीज़ या फिर पतले से पतला, छोटे से छोटा वायर तक हम इससे बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयज़ ऑफ स्टील कैन बी मेड। स्पेशल अलॉय होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? अलॉय हम उसको बोलते हैं जब 2-3 मेटल को मिला के कोई एक मेटल बना दिया जाए तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो स्टील में भी हम अगर अलग अलग चीज़ें मिक्स करें तो इसका भी अलॉय मेटल बन जाती है। अगर हम स्टील में सच एज़ अदर मेटल्स को यूज़ करें, मिक्स करें, सच एज़ एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, तो फिर इससे जो अलॉय तैयार होगा, मिश्रित धातु, अलॉय का हिंदी मीनिंग है मिश्रित धातु, तो मिक्स्ड मेटल जो तैयार होगी वो स्टील, वो कैसी होगी? अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, टफ होगी, बहुत मजबूत होगी, और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, और वो जंग नहीं पकड़ेगी। मीन्स कि स्टील में कभी जंग नहीं लगता है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है स्टील इंडस्ट्री को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। जो भी चीज़ स्टूडेंट्स आप चारों तरफ अपने घर में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, क्लास में, स्कूल में, मार्केट में, आप देखिए कि कितनी चीज़ें या तो आयरन से बनी हुई हैं या फिर स्टील से बनी हुई हैं। कोई भी टूल, कोई भी मशीनरी, वो सब मेटल से बनी हुई हैं। शिप, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, ऑल पिन या फिर निडल, जो सुई आप घर में छोटी सी छोटी चीज़ भी यूज़ करते हैं, वो भी आयरन या स्टील से बनी हुई हैं। खेती बाड़ी का काम अगर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, फार्म मशीन जो भी हैं, वो भी सब स्टील या फिर आयरन से बनी हुई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ हम और समझते हैं, वो आपकी बुक में पेज नंबर 55 पे डायग्राम भी बना हुआ है, द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिफोर 1800। 1800 से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल। हम इसकी लोकेशन पे ध्यान देते हैं, आपको नई बात पता चलेगी कि इससे पहले जब कभी भी हमें
आयरन और स्टील की फैक्ट्री लगानी होती थी, इंडस्ट्री लगानी होती थी, तो हम किस बात का ध्यान रखते थे कि जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिले, पावर सप्लाई मिले और रनिंग वाटर 24 आवर्स रनिंग वाटर की व्यवस्था हो, वहाँ पर हम स्टील की इंडस्ट्री लगाते थे। लेकिन बाद में ये आइडिया चेंज कर दिया गया और उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री आयरन और स्टील की इंडस्ट्री को लगाना वहाँ पर अच्छा समझा जाने लगा जहाँ कोल फील्ड्स हों, कोयले की माइंस हों एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज़, और ये नहरों के पास हो और या फिर वहाँ पर रेलवे लाइन होनी चाहिए ताकि हम अपना सामान या तो वाटरवेज़ के ज़रिए या फिर रेलवेज़ के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकें। आफ्टर 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड। फिर इसमें भी चेंजेस आ गए, ये विचार भी हमारा चेंज हो गया और हम बाद में इस इंडस्ट्री को लगाना अच्छा समझा जाने लगा कि उस एरिया में होनी चाहिए, एक तो फ्लैट एरिया हो, प्लेन एरिया हो और नियर सी पोर्ट्स, वो किसी ना किसी समुद्र के किनारे पर हो, समुद्री बंदरगाह पर हो, जहाँ पर बाय शिप पानी के जहाज़ों की सहायता से बाय सीवेज समुद्री रास्तों से हम तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसको एडवांटेज मिला है, फ़ायदा मिला है रॉ मटेरियल्स का। हमारे यहाँ पर आयरन और के फील्ड्स बहुत सारे हैं, चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लेबर की कोई कमी होती नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट भी यहाँ पर सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है इस इंडस्ट्री का। और ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्टील बनती है, जो मेन सेंटर्स हैं वो हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। और ये सारे जितने भी आपको स्टील सेंटर्स मिलेंगे ज़्यादातर 4 स्टेट्स में मिलेंगे। कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं वो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बहुत आराम से डीप स्टडी करिए, ध्यान से स्टडी करिए और देखिए कि आपको मैप में ये स्टील सेंटर्स कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 4 स्टेट्स हमारे हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। इसके अलावा इन दूसरे राज्यों में कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी स्टील सेंटर्स मिलते हैं और अपनी लोकल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हमारी इंडिया की इकनॉमी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। Now students, we will study in detail जमशेदपुर इन इंडिया, जो कि झारखंड स्टेट में पड़ता है। इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। आपको बच्चों ये जानकर बहुत सरप्राइज़ होंगे आप और हैरानी होगी आपको कि आज़ादी से पहले सिर्फ हमारे इंडिया में एक ही आयरन और स्टील का प्लांट था या इंडस्ट्री थी, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या शॉर्ट में टिस्को के नाम से भी जानते हैं। और ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारी गवर्नमेंट ने देख लिया, ये उनको मालूम था, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी भी कंट्री के लिए आयरन और स्टील की इंडस्ट्री बैकबोन का काम करती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कितने ही सारे आयरन और स्टील के प्लांट्स हमारी कंट्री में लगाए। लेकिन टिस्को के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कैसे हुई थी। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साकची। साकची नाम के प्लेस पर टिस्को की इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया था 1907 में, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? संगम, 2 नदियों का संगम। नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुबर्ण रेखा। कौन कौन सी रिवर्स थी? सुबर्ण रेखा एंड खारखाई इन झारखंड। दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं, जहाँ पर उनका संगम होता है, वहाँ पर साकची नाम का एक प्लेस था, वहाँ इसको टिस्को कंपनी को स्टार्ट किया गया था। लेटर ऑन साकची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। लेकिन बाद में साकची का नेम चेंज कर दिया गया और
उनका नाम इस फैक्ट्री के जो ऑनर थे, इस इंडस्ट्री के जो ऑनर थे, मालिक थे, जमशेदजी टाटा, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया जमशेदपुर। और ये हमने एक पॉइंट आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर कोई इंडस्ट्री लग जाती है उस जगह का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। तो ये बात यहाँ प्रूव हो जाती है कि ये एक फॉरेस्ट एरिया था और जहाँ ये टाटा इंडस्ट्री लगी वहाँ पर धीरे धीरे करके इतना डेवलपमेंट हुआ कि जमशेदपुर नाम का एक महानगर, इतनी बड़ी सिटी वहाँ पर डेवलप हो गई है। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। साकची प्लेस को ही क्यों चुना गया इस स्टील के प्लांट को लगाने के लिए? इसके कई सारे रीजंस थे। एक तो ये रेलवे लाइन के पास पड़ता था, बंगाल, वेस्ट बंगाल और नागपुर को ये जोड़ता था रेलवे लाइन, इसलिए ये एक रीज़न था। दूसरा, जितने भी मैग्नीज़ के, आयरन ओर के और कोल फील्ड्स थे वो सब इस एरिया के पास पड़ते थे। लाइमस्टोन भी यहाँ पास से ही मिल जाता था, ये भी एक रीज़न था। और द खारखाई एंड स्वर्णरेखा रिवर्स, इन दोनों रिवर्स से 24 आवर्स वाटर सप्लाई उनको मिलती रहती थी अपनी इंडस्ट्री के लिए, ये भी एक मेन रीज़न था। इसलिए इन सारे रीज़न्स को देखते हुए, इन सारे फ़ायदों को देखते हुए इस प्लेस को ही इस इंडस्ट्री के लिए चुना गया। स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जब भी आप इंडस्ट्री लगाएंगे, प्लान करेंगे, तो इन सारी बातों पर आप ध्यान देंगे, तभी आप कहीं पर कोई इंडस्ट्री लॉन्च करना चाहिए आपको। जमशेदपुर में इसके बाद भी सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए। टिस्को कंपनी के लग जाने के बाद दे प्रोड्यूस केमिकल्स, जिसमें कि केमिकल्स बनाए जाते हैं, लोकोमोटिव्स पार्ट्स बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली मशीनें बनाई जाती हैं, और मशीनरी और टिन प्लेट्स, केबल्स, वायर्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 58। हियर वी विल डिस्कस अबाउट पिट्सबर्ग, एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एन्जॉय लोकेशनल एडवांटेजेस। यहाँ पर भी सेम वही बात रही, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं जमशेदपुर और पिट्सबर्ग की। तो जैसे जमशेदपुर में हमने लोकल रिसोर्सेज का एडवांटेज लिया था, ऐसे ही पिट्सबर्ग के लोगों ने वहाँ पर लोकल एडवांटेज लिया कि वहाँ पर रॉ मटेरियल पास ही मिलता था, सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली, और वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एंड एट मिनेसोटा, जबकि आयरन ओर उनको वहाँ थोड़ा दूरी पर मिलता था, अबाउट 1500 किलोमीटर। वो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसमें कि इनको ट्रांसपोर्ट करने में, आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने में 1500 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस होता है। ग्रेट लेक्स ने काफ़ी योगदान दिया, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट इन्हीं लेक्स के ज़रिए, वाटरवेज़ के ज़रिए आयरन ओर मंगाया जाता था। इसके अलावा पिट्सबर्ग में द ओहियो, द मोनोगेला एंड द एलिघेनी, ये तीन प्रकार की रिवर्स, 3 रिवर्स हैं जो प्रोवाइड कराती थी। 3 रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। जमशेदपुर की तरह ही पिट्सबर्ग एरिया में भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ बाद में लगाई गई, और वहाँ पर स्टील मिल्स भी लगाई गई, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बनाकर, सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। नाउ योर थर्ड टॉपिक इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चिल्ड्रन, ऐसे तो ये वीविंग क्लॉथ एंशियंट आर्ट है, बहुत पुराने समय से कपड़े बुनते आ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग टेक्सचर हो सकता है इनका। कॉटन हो सकता है, वूल हो सकता है, ऊनी कपड़ा हो सकता है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट उसकी कैटेगरी बना सकते हैं। और फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेनली जो रॉ मटेरियल होता है वो फाइबर होता है। फाइबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर नेचुरल भी होता है और फाइबर मैन मेड भी होता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क। नेचुरल फाइबर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वूल आ जाती है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? भेड़ से मिलेगी। सिल्क कहाँ से मिलेगा? ये आपको सिल्क वॉर्म से मिलेगा, रेशम के कीड़े से मिलेगा। कॉटन, ये आप एग्रीकल्चर करके कॉटन के प्लांट से आप कॉटन प्राप्त कर सकते हो। एंड जूट की भी खेती करके हम जूट प्लांट से
जूट प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई नेचुरल। फिर आता है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर में ये कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। ये कैसे बनती हैं? ये आप इंडस्ट्री में केमिकल मिक्स करके, केमिकल की सहायता से नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, इस तरह के कपड़ों को, टेक्सचर को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी से, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। जब से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हुई तब से कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स। तब से कॉटन का कपड़ा बनाते आ रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्निक्स चेंज होती जा रही हैं। स्टूडेंट्स बी रेडी, बी अटेंशन, पे अटेंशन। आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले 18th सेंचुरी में कॉटन क्लॉथ कैसे बनाया जाता था? वो हैंडलूम्स की सहायता से, हाथों की मशीन हुआ करती थी, उससे कपड़े की बुनाई होती थी, कताई होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको हम हैंडलूम बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ? इन 18th सेंचुरी, थोड़ा बाद में, पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद उन मशीनों में छोटी सी मोटर, छोटा सा पार्ट लगा दिया गया, जिससे कि, जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन होती है, हाथ से चलती है, लेकिन अगर आप उसमें छोटी सी एक मोटर फिक्स कर दें तो उससे वो तेज़ी से वर्क करती है। सेम यही बात पावर लूम्स के साथ हुई, जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक तरह की डेवलपमेंट में काफ़ी क्रांति सी आ गई। और फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में दुनिया के दूसरे देशों में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेज़ी से डेवलप होने लगी, जिसमें कि इंडिया, चाइना, जापान एंड USA मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन चिल्ड्रन, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल के मामले में हमारा बहुत ग्लोरियस पास्ट रहा है। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले से ही हमारे यहाँ बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का कॉटन कपड़ा बनता था, कॉटन टेक्सटाइल बनता था, जो कि उन दिनों हैंड स्पिन, हैंड वूवन, हाथ से बुना जाता था। ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट और इसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड था। आपको जान के हैरानी होगी और आपको प्राउड फील होगा कि हमारे यहाँ के कॉटन की क्लॉथ, कॉटन के कपड़े वहाँ की इंग्लैंड की महारानी भी स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाती थी, जिनमें की फ़ेमस क्वालिटी 200 अलग अलग तरह की फ़ाइन कॉटन क्लॉथ्स की हमारे यहाँ क्वालिटी थी, जिनमें कि कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। द मुस्लिन ऑफ ढाका, ढाका की मुस्लिन, छीट ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कालीकट एंड गोल्ड रोड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर known worldwide for their quality and design, but the production of hand woven cotton textile was expensive। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी वर्क आप हाथ से करेंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। इसलिए जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम, इंग्लैंड में हुआ था, तो वहाँ की मिल मेड कपड़ा, अब मिल में कोई चीज़ मशीन से बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो सस्ती होगी, चीप होगी। और वो सारा ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ब्रिटिश लोगों ने वो सारा मिल मेड कपड़ा यहाँ इंडिया में लाना शुरू कर दिया और वो चीप होता था, तो इसलिए वहाँ पर वो मार्केट में ठहर नहीं सका हमारा। और उन्होंने धीरे धीरे करके ब्रिटिश लोगों ने इस तरह की पॉलिसी चलाई, जिससे कि हमारा मार्केट डाउन हो गया, हमारा बिजनेस डाउन हो गया। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी थी, जो फैब्रिक की क्वालिटी थी हैंडमेड हमारी इंडियन टेक्सटाइल की, वो किसी भी तरह से वो उसको कम्पीट नहीं कर पाए। Come to page number 59. The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. कि सबसे पहली बड़ी टेक्सटाइल मिल मुंबई में लगाई गई, लॉन्च की गई 1854 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुंबई में ही क्यों स्टार्ट किया गया इंडस्ट्री को? इसका रीज़न था द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट अपोर्ड फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, कि वहाँ की जो जलवायु थी वो थोड़ी गर्म थी, नमी वाली थी, जो इस तरह की इंडस्ट्री को चाहिए। वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, जो आपको मालूम ही है कि कॉटन के लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है। अपोर्ड फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, समुद्री बंदरगाह था ताकि हम भारी हैवी मशीनरीज़ को बाय सी रूट मंगवा सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड, और वहाँ पर कार्यकुशल लेबर मिलती थी, रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस रीजन।
शुरू शुरू में तो ये इंडस्ट्री फ्लॉरिश करी सिर्फ 2 स्टेट में, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में, क्योंकि यहाँ की फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। बट टुडे, लेकिन आज के टाइम में ह्यूमिडिटी को हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। और हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा कॉटन होता है, वो वेट लूजिंग नहीं होता। आप दूसरे पार्ट्स में भी ले जाएंगे तो उसमें कुछ कमी नहीं आती है। तो इसलिए अभी इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी ये बिज़नेस खूब फल फूल रहा है, जैसे कोयम्बटूर में, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत में ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अभी हम अपने इंडिया के अहमदाबाद सिटी के बारे में, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी के रूप में उभर के आया, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। ये साबरमती रिवर के किनारे पर है। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में 1859 में कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि मुंबई के बाद हमारी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई। और इसलिए इसको, अहमदाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्या है ये मैनचेस्टर? मैनचेस्टर स्टूडेंट्स, ये इंग्लैंड का सिटी है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कॉटन मिल्स लगी हुई हैं। इसलिए उसी की तर्ज पर, उसी की तरह से हमारे अहमदाबाद में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी लॉन्च की गई, इस्टेब्लिश की गई। इसलिए हमारे इंडिया में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। और दूसरे रीजंस क्या रहे? फेवरेबल लोकल फैक्टर्स क्या रहे कि वहाँ पर इतनी तेज़ी से इस इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ? वो रहे कि एक तो ये कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास था, दूसरा यहाँ पर रॉ मटेरियल की कोई परेशानी नहीं थी, इजीली अवेलेबल था। क्लाइमेट ने भी पूरा साथ दिया। क्लाइमेट वहाँ की बहुत वार्म है, ह्यूमिड है, जो इस तरह की इंडस्ट्री के लिए चाहिए। और स्पिनिंग और वीविंग आराम से हो जाती है इस तरह के क्लाइमेट में। फ्लैट एरिया है ताकि हम वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा इससे ज़्यादा लगा सकें। और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है गुजरात और महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, कार्यकुशल और थोड़े कम कार्यकुशल लेबर आराम से मिल जाते हैं। एक और चीज़ कि वो रोड एंड रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दूसरा कि वो मुंबई पोर्ट के, जो समुद्री बंदरगाह है मुंबई का, उसके पास पड़ता है ये एरिया, ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, मशीनरी मंगवा सकें, तैयार माल भेज सकें, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी कुछ हाल ही के वर्षों में, इन रिसेंट ईयर्स, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो गई? सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। उसमें से काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई? क्या रीज़न था? इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री, क्योंकि हमारे देश में और नए नए टेक्सटाइल सेंटर्स खुल गए हैं, इस वजह से वो बंद हो गई है। नहीं, इस वजह से कोई भी कंपनी, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होती है। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स, कि जो उस टाइम पे 1859 से जो मशीन का सिस्टम चल रहा था, जिस क्वालिटी की, जिस टेक्निक की मशीन वहाँ पर लगी हुई थी, उन्होंने उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं किया, उसमें न्यू टेक्निक कोई लेकर नहीं आए। और आजकल जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी उसमें पूरी लैस है उससे, इसलिए अहमदाबाद की जो मिल्स थी वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पाई। ये मेन रीज़न रहा कि अब वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ जो बिल्कुल पुराने ढर्रे पर चल रही थी वो बंद होती जा रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अहमदाबाद का कंपैरिजन कर रहे हैं ओसाका से। ओसाका क्या है? वो जापान की एक सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। अभी हमने क्लियर किया ही था कि मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं। इसी तरह से जैसे जापान में भी बहुत सारी कॉटन मिल्स लगी हुई हैं इस सिटी में, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। जो जापान की ओसाका में ये इंडस्ट्री लगाने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है वहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर्स, कि वहाँ पर प्लेन एरिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आराम से इजीली वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दूसरा, अहमदाबाद की तरह से ही वहाँ पर ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट है जो स्पिनिंग एंड वीविंग को इजी बनाती है। जैसे अहमदाबाद में
साबरमती रिवर थी तो यहाँ पर ओसाका में योडो रिवर है। कौन सी? योडो रिवर है जो सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराती है और लेबर भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही साथ पोर्ट होने से, पास में पोर्ट होने से रॉ मटेरियल और दूसरी मशीनरीज वगैरह को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ वहाँ पर अलग है, इस पर आप ध्यान दीजिए प्लीज़। ये क्या है कि वहाँ पर जापान, आपको पता ही है कि वो ज्वालामुखी का देश है, वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल क्या होगा इसका? कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन। तो वो कॉटन अपने यहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं। मेन डिफरेंस क्या है कि वो कॉटन अपने यहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल को वो बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं? कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, वो मिस्र से मंगवाते हैं, इंडिया से, चाइना से एंड यूएसए से। और फिर उस रॉ मटेरियल को, उस कॉटन को अपने यहाँ की इंडस्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करके उसको फिर मार्केट में, बाहर दूर दूर देशों में उनकी गुड मार्केट है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। मेन स्पेशलिटी क्या है उनकी कि बाहर से मंगवाने के बावजूद भी वो अपने कॉटन क्लॉथ की इतनी फ़ाइन क्वालिटी रखते हैं और फिर प्राइस भी लो रखते हैं। इससे उनका मार्केट, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। हालांकि ओसाका में मेन तो कॉटन इंडस्ट्री ही है, लेकिन बाद में, इसके बाद भी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगनी शुरू हो गई। ओसाका में कॉटन इंडस्ट्री के अलावा आयरन एंड स्टील की भी इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट की इंडस्ट्री भी वहाँ पर लगाई गई हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 61। योर लास्ट टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT companies. Information technology industry deals in a storage, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, ये थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। इससे पहले आपने कौन कौन सी इंडस्ट्री पढ़ी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ी और अभी आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो जैसे आपने उन दोनों इंडस्ट्रीज़ में देखा कि कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इस तरह की बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आजकल क्या हो गया है, टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल, और ये पूरी वर्ल्ड वाइड हो गई है। पूरा जो वर्ल्ड है हमारा वो एक विलेज की तरह से हो गया है इस इंडस्ट्री के आ जाने से। दिस इज़ ड्यू टू अ सीरीज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी भरमार है इन चीज़ों की, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, उन सबको कवर करने के लिए, उन सबको स्टोर करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए हमें इस तरह की इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसके मेन हब क्या हैं? द मेजर हब्स, जहाँ पर ये IT इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फल फूल रही है, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। द मेजर हब्स ऑफ द IT इंडस्ट्रीज़ आर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। बेंगलुरु डेक्कन प्लेटू में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसलिए वहीं से इसका नाम सिलिकॉन प्लेटू पड़ गया। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि सिलिकॉन इसके साथ क्यों जुड़ा? ये सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन आप इस तरह से समझिए कि कोई भी फ़ोन होगा, कंप्यूटर होगा, उसमें चिप की ज़रूर पड़ेगी, और ये चिप बनाने के लिए सिलिकॉन नाम के एलिमेंट का यूज़ होता है। इसलिए बेंगलुरु हो या कैलिफोर्निया, वहाँ पर इसी तरह की IT कंपनीज़ हैं, इसलिए सिलिकॉन वर्ड ऑटोमेटिकली इनके साथ जुड़ गया है। और इस सिटी की, बेंगलुरु सिटी की एक और ख़ास बात, एक और स्पेशलिटी ये है कि द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, कि यहाँ पर पूरे वर्ष, पूरे साल भर बिल्कुल माइल्ड क्लाइमेट रहती है, प्लेजेंट वेदर रहता है, जो इस तरह की IT कंपनीज़ के लिए और भी वरदान साबित हुआ है। सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका में है एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्ट, both the cities have the largest and widest availability of skilled managers and work experience. Second, in both the cities there is pleasant climate and an attractive and a clean environment, plenty of space for development and future expansion.
कि दोनों ही सिटीज़ में प्लीजेंट क्लाइमेट है, अट्रैक्टिव एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहता है। दोनों ही सिटीज़ में स्किल्ड मैनेजर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस लोग बहुत आराम से मिल जाते हैं। एंड बोथ द सिटीज़ आर कंसिडर्ड डस्ट फ्री विद लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोनों ही सिटीज़ में डस्ट फ्री एनवायरनमेंट है, कुछ भी धूल गंदगी मिट्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड आप बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आईटी कॉलेजेस इन इंडिया। फिर एक और चीज़, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन 1992 कि कर्नाटका सरकार वो पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने 1992 में आईटी कंपनीज़ के लिए अपनी पॉलिसी को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया। स्टूडेंट्स, बेंगलुरु के बाद बहुत सारे सेंटर्स हमारे देश में आईटी कंपनीज़ के हब के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिसमें कि मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और दूसरी सिटीज़ गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, ये भी इम्पॉर्टेंट आईटी सेंटर्स में गिने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेंगलुरु हैज़ ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। लेकिन इसके बाद भी बेंगलुरु का नाम जो लिया जाता है वो टॉप मोस्ट लिया जाता है और इसका अपना अलग ही महत्व है। स्टूडेंट्स, here we have completed the explanation of the second part of this chapter. Hope you have understood this chapter properly और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी न्यू नॉलेज मिली होगी। So watch the video very carefully to improve your knowledge. See you soon in the next video. Till then, take care. Thank you.